स्टार्ट। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना आपका, ये दो हिस्सों में टूटा हुआ है। ठीक है जी, दो हिस्सों में टूटा हुआ है। सबसे पहले तो वो मास डिफेक्ट वाली कहानी है और बाइंडिंग एनर्जी वगैरह, ये हमें सब कुछ समझना है। पहले वो देखेंगे, फिर हम जो है वो फिर आगे की एक्टिविटी और ये और वो सारी बातें देखेंगे। अच्छा, नाउ चैप्टर शुरू ही होता है कि सबसे पहले तो आपको एक नए टर्म से हम जो है वो बताते हैं आपको, विच इज नोन एज दी मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट ये होता है कि असली में, हकीकत में, जब एक न्यूक्लियस बना हुआ होता है। ठीक है, जब एक हकीकत में एक न्यूक्लियस बना हुआ होता है, उसका मास कुछ और आता है इसके बनिस्बत कि अगर हम उस न्यूक्लियस को तोड़ तोड़ के, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तोड़ के उसके अलग अलग कर दें। ठीक है जी, तो ये मास अलग आते हैं, मतलब सेपरेट कंपोनेंट्स के मास अलग आते हैं। जब मिला के जोड़ दो तो वो कम आता है, मतलब वो अलग आता है। ठीक है जी, सो दैट इज समथिंग वियर्ड दैट हैपेंस। तो इसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट। जो भी ये डिफरेंस आएगा फिर इन दोनों के, न्यूक्लियस बाउंडेड एटम और ये जो कंस्टिट्यूएंट्स के इंडिविजुअल मासेस हैं उनको करके, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। अच्छा, मास डिफेक्ट के इस्तेमाल से आप जो है वो बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हो। अच्छा, मास डिफेक्ट ढूंढने के दो तरीके होते हैं। ठीक है जी, एक तो एक एटम के ऊपर बात हो सकती है कि सपोज करो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में जो है वो एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन नहीं होते। तो एक हाइड्रोजन को छोड़ते हैं, हीलियम ले लेते हैं। हीलियम जो है उसमें दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन है। ठीक है जी, तो अब उसका अगर मास डिफेक्ट निकालना हो तो वो कैसे निकलता है? वो ऐसे निकलता है कि आप उसके न्यूक्लियस बाउंडेड एटम का मास लोगे और उसके इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स के जो जो मास बन रहा है, यानी दो प्रोटॉन का मास प्लस दो न्यूट्रॉन का मास, ये आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मास डिफेक्ट आ जाएगा। ये कहलाता है एक एटम का मास डिफेक्ट। ठीक है जी, मास डिफेक्ट एक रिएक्शन का भी हो सकता है और ये बहुत सारे रिएक्शंस में, या बहुत सारे क्या, सारे ही रिएक्शंस में ये होता है मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्यों होता है? वो बेसिकली होता है कि उसमें जो प्रोडक्ट्स का जो मास आ रहा होता है और जो रिएक्टेंट्स का जो मास आ रहा होता है वो आ रहा होता है डिफरेंट। तो मास डिफेक्ट दो तरीके से निकालेंगे। एक, अगर एटम का पूछा हुआ है तो उसके न्यूक्लियस बाउंडेड एटम का मास माइनस उसके कंस्टिट्यूएंट्स का मास। और अगर रिएक्शन में पूछा हुआ है तो प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट्स का मास निकाल दोगे, वो आ जाएगी आपके पास डेल्टा एम फॉर दी आपका रिएक्शन। ठीक है जी। अच्छा, एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा एम सी स्क्वायर कर दो, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी वो मास डिफेक्ट था। ठीक है। अच्छा, नाउ अब थोड़ी सी इस बात को पहले समझ लेते हैं कि ये क्यों करती हैं, ये सभी कहानियां क्यों होती हैं। ये इसलिए होती हैं बिकॉज एवरीथिंग वांट्स टू अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है जी, जिस जो है क्या कहते हैं, जिस एटम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होती है, ठीक है जी, जिस एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होती है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब ये कि उसको तोड़ने के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है, उस अगर एटम को तोड़ दें हम बहुत सारे हिस्सों में, मतलब उसको तोड़ के उसको इन्फिनिटी पे पहुंचा दें, तो जिस एटम की सबसे ज्यादा होगी उसके साथ ही करने में बहुत मसले मसाइल होंगे। इसी वजह से वो सबसे ज्यादा स्टेबल भी होगा। ठीक है जी, तो सारे एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी एक नहीं है, सब एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है। और इसमें से सबसे ज्यादा जिसकी है वो है फेरम की, आयरन की। ठीक है जी, इसके अलावा आगे पीछे सब जो है, सबकी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो सब जो एलिमेंट्स जो रिएक्शंस दिखाते हैं, जो भी न्यूक्लियर फिजिक्स है आपकी, वो इसलिए है बिकॉज यू वांट टू अटेन दिस स्टेबिलिटी। यू वांट टू बेसिकली बिकम फेरम। अब चाहे फेरम स्टेप्स में पहुंचो या डायरेक्ट फेरम पे पहुंच जाओ, जैसे भी पहुंचना है हमें फेरम तक पहुंचना है, किसी ना किसी ना स्टेबल होना है, इसीलिए सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल यूरेनियम जो ज्यादा हैवियर है, तो वो क्या करेगा, वो टूट टूट के पहुंचेगा फेरम तक। ठीक है जी, वो फेरम से बड़ा है, वो अपने आप को तोड़ तोड़ के फेरम तक पहुंचेगा। और जो एलिमेंट्स फेरम से हल्के हैं वो जोड़ जोड़ कर अपने आप को आपस में वो फेरम तक पहुंचेंगे। ये है आपकी कहानी। ठीक है जी, तो क्या होगा बेसिकली, एक रिएक्शन प्रोसीड क्यों करेगा? वो प्रोसीड इसलिए करेगा ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा? स्टेबिलिटी तब गेन करेगा जब उसकी फाइनल प्रोडक्ट जो होगी, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा नहीं हो जाती। राइट, सो यू वांट टू अटेन स्टेबिलिटी इन सच ए वे कि योर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि आप उससे स्टेबल होगे फिर आपको कोई जितनी भी एनर्जी दे फिर आप टूटोगे नहीं। ठीक है जी, तो बेसिकली मतलब ये है। तो हमने इतनी बात कर ली है इस बारे में। ठीक है जी, अब आ जाते हैं कुछ, अब इसमें कुछ खास और डिस्कस करना नहीं है, ये हो गया हमारा पहला वाला पार्ट खत्म। कुछ बातें मैं और जो है वो इसमें बताता हूँ, कुछ और बातें समझाता हूँ। अच्छा, देखो, वी डिस्कस्ड कि डेल्टा एम कैसे निकलेगा, वी डिस्कस्ड कि एक रिएक्शन का डेल्टा एम कैसे निकलेगा, हमने ये भी बात कर ली बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलेगी, और हमने कुछ स्टेबिलिटी पे भी बात कर ली। ठीक है जी, अच्छा ना, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज के, देखो, जब जो है एक रिएक्शन प्रोसीड करता है तो ए बनता है बी प्लस सी, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, अच्छा,
ए बी प्लस सी क्यों बनेगा? जब यहाँ पे जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा होगी, यानी बी प्लस सी की मिला के बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी इससे, जब भी वो ए बनेगा बी प्लस सी में, वरना वो नहीं बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, और जब ये वाला रिएक्शन होगा, जब इट्स फिजिबल, जहां पे आपके पास बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा आ सकती है, तो वो रिएक्शन फिजिबल भी होता है और उसमें एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है। अच्छा, नाउ इस बात को जरा समझना है कि सपोज करो मैं इस रिएक्शन का जो है वो क्या कर रहा हूं। सबसे पहले तो इस बात को अपने जहन नशीन कर लो कि जब भी रिएक्शन प्रोसीड करे तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। अगर रिएक्शन फिजिबल है तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, अगर वो रिएक्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ नहीं रही है। ठीक है, तो अब इसमें बाइंडिंग एनर्जी फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि बढ़ रही है। ठीक है जी, मान लिया हमने। अब इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे? ठीक है, आपसे पूछेंगे आप भाई डेल्टा एम निकाल दो, आपको इसका मास दे देंगे, इसका मास दे देंगे, इसका मास दे देंगे। आपने डेल्टा एम निकाल लिया कैसे? प्रोडक्ट्स में से आपने रिएक्टेंट सब्ट्रैक्ट कर लिए। जब आपने ये किया तो आपके पास कोई ना कोई डेल्टा एम आ जाएगा। ठीक है, अब इस डेल्टा एम की सबसे पहले सिग्निफिकेंस समझो। ठीक है, देखो, अगर तो प्रोडक्ट्स का मास ज्यादा था, ठीक है, अगर यहाँ पे मास ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा था तो फिर आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा था तो फिर आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है जी। अच्छा, नाउ अगर प्रोडक्ट्स का मास ज्यादा हो जाता है तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होता है। ठीक है जी, वो रिएक्शन आपके लिए फिर फिजिबल नहीं होता है। वो क्यों? क्योंकि देखो, रिएक्टेंट उसके पास एक मास है। ठीक है जी। अब हमने उससे बकायदा दो और चीजें बनानी है, या दो या तीन जो भी हो, इस केस में दो है, दो और चीजें बनानी है। तो ऑब्वियसली जितना मास इधर होगा उतना ही मास हमें उधर चाहिए, या उससे कम चाहिए होगा, वही चीज आगे प्रोसीड कर सकती है। अगर जितना मास यहाँ पे है, प्रोडक्ट साइड पे उससे ज्यादा मास आ रहा है, तो वो मास हम कहां से लेके आएंगे? वो मास फिर एनर्जी से लाना पड़ेगा, और एनर्जी से मास बनाना मुश्किल काम है, वो इतनी फिजिबल चीज नहीं है। सो रिएक्शन पॉसिबल किया जा सकता है हम जब एनर्जी ठूसेंगे सिस्टम में। ठीक है जी। लेकिन फॉर द सेफ साइड इट इज सेफ टू अज्यूम, जिस भी रिएक्शन में मास ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा, ठीक है जी, यानी आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, तो इसका मतलब है वो फिजिबल रिएक्शन नहीं है। ठीक है जी। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनको प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी, जो हमारे पास अवेलेबल अक्सर और बेशतर नहीं होती। इसी के बरक्स अगर यही आंसर माइनस में आ जाए तो इसका मतलब क्या है? रिएक्शन फिजिबल है। क्यों? बिकॉज ये बता रहा है कि रिएक्टेंट का जो मास था वो ज्यादा है। ठीक है जी, रिएक्टेंट का मास ज्यादा आ रहा है, यानी इसका मतलब ए के पास दोनों प्रोडक्ट से ज्यादा मास था। ठीक है जी। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि ए के पास मास ज्यादा था, अब वो कम मास बन रहा है। ठीक है, तो वो तो आराम से बन जाएगा। कम या इक्वल मास बन रहा है तो आराम से बन जाएगा। और मजीद क्या होगा? मजीद जो उसका मास बचा कुचा रह जाएगा वो फिर हम एनर्जी में दे देंगे, आगे पीछे बाहर इधर उधर। तो ये चीज ज्यादा अच्छी है। ऑब्वियसली ज्यादा मास को कम मास से बनाना मुश्किल काम है, ज्यादा मास से कम मास बनाना आसान काम है। तो दी आसान काम विल ऑलवेज प्रोसीड। ठीक है, तो दो बातें रिएक्शन में याद रखनी। एम ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एम ऑफ रिएक्टेंट्स करेंगे, नेगेटिव आएगा आंसर तो फिजिबल है, पॉजिटिव आएगा आंसर तो फिजिबल नहीं होगा। ठीक है जी। और फिर आपको अगर एनर्जी निकालने को बोल दें तो फिर ई इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर से आप कर दोगे। और तीसरी बात ये कि एक रिएक्शन प्रोसीड क्यों करेगा? वो इसलिए करेगा क्योंकि वो बाइंडिंग एनर्जी अपनी ज्यादा करना चाहता है एज अ होल। ठीक है जी। तो अगर ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो बी प्लस सी की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है देन ए। ठीक है जी। लेट्स देन नाउ स्टार्ट लुकिंग एट सम क्वेश्चंस। यहां तक बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई चीज जो दोबारा बताऊं? पता नहीं क्या बोल रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी की रिविजन। अच्छा, तो अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? ठीक है, तो मैंने कुछ दो तीन क्वेश्चन उठाए हैं इस रिलेटेड। वन पॉसिबल न्यूक्लियर रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत दफा, बहुत दफा। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी दफा है कि यू विल बी सीइंग दिस। तो कुछ बच्चों ने पिछली क्लास में बताया भी था, इनको याद था ये, तो ये बहुत बहुत दफा आया। डेटा फॉर न्यूक्लियाई इन दिस रिएक्शन आर गिवन इन फिगर 12.1। न्यूक्लियस मॉलिब्डेनम, इसका मास ये दिया हुआ, टोटल मास ऑफ सेपरेट न्यूक्लियॉन्स, मास डिफेक्ट इसका ये। ठीक है, प्रूव करके देख लो। जो सेपरेट न्यूक्लियॉन्स का मास है वो 95.765 है, असल में उसका 94.906 है। 95.765 माइनस 94.906, मास डिफेक्ट मेरे पास आ रहा है 0.859, वही जो उन्होंने बोला है। ठीक है, तो यही आ रहा है। फिर उन्होंने उससे बाइंडिंग एनर्जी निकाल दी होगी, वो कैसे की होगी? डेल्टा एम सी स्क्वायर से कर ली होगी। सिमिलरली इसके बारे में लिखा हुआ है, इसकी भी निकाल दी। इसके बारे में भी लिखा हुआ है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं निकाल के दी।
हमें सबसे पहले बोलते हैं शो दैट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू अ मास ऑफ 1 म्यू इज 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये पार्ट भी काफी दफा आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है भाई। आपको जब पता है E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है, तो आपने क्या करना है, आपने एक म्यू लेना है। एक म्यू क्या होता है, एक म्यू आपको डेटा बुकलेट में उसकी वैल्यू मिल जाए, इतना होता है एक म्यू केजी में। उसको आपने 3 × 10⁸ होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जब करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इन जूल्स, ठीक है जी। सो लेट्स डू दिस, 1.66 इन 27, ये 27 लिखा है, इनटू 3 × 10⁸ होल स्क्वायर। तो आई एम गेटिंग 1.494 इंटू 10⁻⁻10। ये क्या आया, ये आया जूल्स में, ठीक है जी। ये आया जूल्स में। अच्छा, जूल्स में आया, बस इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में करना है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की कन्वर्जन वही है, उसके अंदर आपने कोई नहीं करना है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स जो है वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, ठीक है जी। अभी हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इधर 10⁻6 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये -13 बन जाता है। तो 1.6 इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर आपको ये वाली को कन्वर्ट करना है 1.494 × 10। इसका पूछना है आपने कि इसने x मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आप करके क्या कर दोगे, आप अपना x की वैल्यू निकाल लोगे। सो वो हमारे पास आ रही है 1.494 into 10⁻⁻4 10 divided by 1.6 into -13. So I am getting x equals to 933.75, which is 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स राउंडेड ऑफ। ठीक है, तो ये पार्ट भी काफी दफा आता है, कुछ मुश्किल नहीं है। इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर में 1 म्यू डाल दो, 1 म्यू से जूल में आ गया, जूल को कन्वर्ट कर लो, ये हम काफी दफा कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अब बोलते हैं यूज डेटा फ्रॉम फिगर 12.1 टू कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम दिस कंप्लीट फिगर 12.1। ठीक है जी, तो हमने 12.1 जो है वो कंप्लीट करना है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है। अच्छा, हमें इसका मास डिफेक्ट दिया हुआ है 1.865, ठीक है जी। 1.865 इसका मास डिफेक्ट है। आपको पता है E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो इसके म्यू को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो आएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन उन्होंने आपसे एक स्टेप पहले, अब देखो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस वे दोबारा, वो आपसे एक स्टेप पहले क्या जो आपको बता चुके भाई, एक म्यू जो है वो 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, तो आप इसी को इस्तेमाल कर लो आगे, ठीक है जी। अब डेल्टा एम कितना है इसका, 1.865 म्यू है। इसका डेल्टा एम 1.865 म्यू है, ठीक है जी। एक म्यू कितना निकाला हमने, एक म्यू की इक्विवेलेंट एनर्जी निकाली हमने 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है जी। अब दूसरी बात, बाइंडिंग एनर्जी अलग चीज है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अलग चीज है। पर न्यूक्लियन का क्या मतलब है, पर न्यूक्लियन का मतलब ये है कि जितने न्यूक्लियन है उतने उससे डिवाइड कर दो। 235 न्यूक्लियंस थे, आपने 235 से रख के डिवाइड कर दिया, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाए। कोई कैलकुलेट करके देगा ये क्या आ रहा है, और सब कंफर्म भी करें कि सबको अभी तक समझ में आ रहा है। ठीक हो गया जी। सो 7.41 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अच्छा, नाउ या ये पूछ रहे हैं कि 934 से मल्टीप्लाई क्यों किया, या ये वाली वर्जन समझ में आ गई कि अगर तो मेरे पास ये चीज नहीं देते, 934 नहीं देते, पहले मैंने क्या किया, मैंने एक म्यू का 3 × 10⁸ से मल्टीप्लाई करके उसको जूल में निकाल के फिर उसको मैंने कन्वर्ट करके देख लिया, ठीक है। ये तुम करोगे जब भी उन्होंने कोई चीज नहीं दी हुई होगी, मतलब वो कोई ये वाला पार्ट नहीं कैलकुलेट करवाए पहले के ये दिखाओ एक म्यू ये, तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें 1.865 इंटू 1.6 इन 27 म्यू के लिए कन्वर्जन करनी पड़ती, फिर उसको 3/8 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, आंसर आता, फिर उसको वही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली कन्वर्जन करके करते, ठीक है। जब वो ये पार्ट पूछ लेते हैं तो वो आपके लिए फिर आसान कर रहे होते हैं वर्किंग। इससे मतलब क्या होता है, इससे मतलब ये होता है कि भाई म्यू तो ये आ गया, ये 1.865 म्यू है, 1.865 म्यू है ये वैल्यू, ठीक है। हमने अभी निकाला कि एक म्यू जो है वो 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हमने अभी निकाला ना, एक म्यू इज 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्योंकि उन्होंने बताया भाई ये एक म्यू है, तो एक म्यू में हमने 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी आई। अब वो पूरी ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी, 1.865 इंटू 1.66 इंटू 27 इंटू 3/8 होल स्क्वायर, फिर जूल में आया आंसर, फिर जूल में, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करो, वो सब नहीं करना पड़ेगा जब आपसे ये पार्ट कैलकुलेट करवा लें, ठीक है।
अच्छा जी, ये हम इधर लिख देते हैं 7.41, ये आ रही है, ठीक है जी। अच्छा ना, the nucleon number of an isotope of the element rutherfordium is 267. State whether the binding energy per nucleon of this isotope will be greater than, equal to or less than the binding energy per nucleon of uranium. तो सबका क्या अंदाजा है, ये जो रुदरफोर्डियम है 267 का, ठीक है जी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी यूरेनियम से ज्यादा होगी या यूरेनियम से कम होगी? एनी आइडियाज कैसे करेंगे? वो जो मैंने आपको सिखाया, वो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ग्राफ दिखाया था, उसका रफ शेप सा आपने याद रखना है, ठीक है जी। रफ शेप से क्या याद रखना है कि यहां से शुरू होती है आपकी कहानी, यहां से कहीं से शुरू हो रही है, यहाँ पे फेरम आता है चोटी पे, फेरम आता है और यहाँ पे फिर डिके करता हुआ यूरेनियम यहाँ आता है, ठीक है जी। यूरेनियम को अगर देखोगे, यूरेनियम का न्यूक्लियर नंबर बताया हुआ आपको 235, यानी 235 पे इधर ये यूरेनियम एग्जिस्ट करता है। ये क्या है, रुदरफोर्डियम है, ये 267 पे, यानी ये तो 235 से भी आगे निकला हुआ है, यानी ये कहीं यहाँ पे है 267 पे, और ये लाइन कंटिन्यू करते हुए नीचे ही जा रही होगी, ठीक है जी। तो ये 267 पे है, देयरफॉर इट विल बी लेस दैन, ठीक है जी। लेस इसकी जो है यूरेनियम से कम है बाइंडिंग एनर्जी, सो वी विल कोट लेस देन, ठीक है जी, क्लियर हुआ? अच्छा, फिर हमसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमसे, कि कैलकुलेट द टोटल एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रिलीज्ड इन दिस न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्शन ये है, यूरेनियम प्लस न्यूट्रॉन होता है, मोलिब्डेनम प्लस लैंथनम निकलता है, 2 न्यूट्रॉन और 7 बीटा माइनस पार्टिकल्स यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको करने के तरीके क्या क्या है? एक तरीका तो ये था कि आप क्या करते, क्योंकि आपको ये पूरा रिएक्शन दिया हुआ है, आपको अगर हर चीज का मास दिया हुआ होता कि इसका मास ये है, 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 तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं जो मेरा डेल्टा एम है वो होगा मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट्स। आप इधर से ये डेल्टा एम निकालते, फिर वही कन्वर्ट, वही चीज ई इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वेयर, वही वो जो है वो म्यू में आता, म्यू को 1.66 बनाते, सी स्क्वायर 3 × 8 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते, जूल में आता, जूल के बाद वो पूछते इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछते तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते, वो जैसे पूछते फिर वैसे करना पड़ता, ठीक है। तो तरीका तो वही है कि डेल्टा एम निकाला जाता है, डेल्टा एम निकालने के बाद ये डेल्टा एम सी स्क्वायर में डाला जाएगा, उसके बाद आगे की कहानी जो यूनिट आपसे पूछ है, प्रोसीजर वही। अब पूरे रिएक्शन का पूछ रहे हैं। अच्छा, तो एक तो ये तरीका है, जब आपको हर चीज का मास दिया हुआ हो तब आप इस तरीके से करोगे, ठीक है। इसमें हमें हर चीज का मास नहीं दिया हुआ, ठीक है, वी हैव नॉट बीन गिवन द मास ऑफ एवरीथिंग। तो इसमें जो है वो बड़ी बात जो है वो समझनी है, आपने क्या समझनी है, वो ये समझनी है कि बाइंडिंग एनर्जी कहलाई किसी चीज, क्या चीज है, कहलाती क्या है? बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो आपको चाहिए एक न्यूक्लियस बाउंडेड एटम को तोड़ के इन्फिनिटी पे लेके जाने के लिए, उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, ठीक है। अब देखो, यूरेनियम तो न्यूक्लियस है, तो इसको तो तोड़ के मैं अलग अलग कर सकता हूँ, मोलिब्डेनम भी न्यूक्लियस है, लैंथनम भी न्यूक्लियस है, तोड़ तोड़ के अलग कर सकता हूं। एक सिंगल न्यूट्रॉन न्यूक्लियस नहीं हो सकता, एक सिंगल न्यूट्रॉन है ऐसी पड़ा हुआ है न्यूट्रॉन, वो न्यूक्लियस नहीं है, वो बाउंडेड ही नहीं है, वो ऑलरेडी ही इंडिविजुअल कंपोनेंट है। तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी इस न्यूट्रॉन की, ये होगी जीरो, इसकी होगी जीरो। सिमिलरली इधर यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी भी जीरो है, और सिमिलरली इस बीटा माइनस पार्टिकल्स की भी बाइंडिंग एनर्जी जीरो है, क्योंकि ये न्यूक्लियस बाउंडेड तो है ही नहीं, तो इनको तोड़ के इन्फिनिटी किया, ये तो पहले से ही टूटे हुए इन्फिनिटी पे, तो हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सो ये जो अलग अलग चीजें हो जाती हैं जो न्यूक्लियस नहीं है, उनकी बाइंडिंग एनर्जीज नहीं होती, जब उनकी बाइंडिंग एनर्जीज नहीं है तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी नहीं होगी, ठीक है जी। यू विल नॉट हैव देयर बाइंडिंग एनर्जीज एंड नाइदर विल यू हैव देयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया अगर तो आपको सब चीजों का मास दिया हुआ था तो आप पूरी चीज का डेल्टा एम निकालते, सारे प्रोडक्ट्स के मास प्लस करते, उसमें से सारी रिएक्टेंट्स के मास निकाल देते, डेल्टा एम आ जाता, फिर उसको डेल्टा एम चीज पर से करते रहते आप जैसे। अब अगर नहीं दिए हुए हैं तो फिर देना आपको सहारा लेना है इस चीज का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, ठीक है जी। इसमें से ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी है कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, ये नहीं बोल रहे इनका मास नहीं है, मास डिफेक्ट वाली अप्रोच में मास डालना पड़ेगा, इस वाली अप्रोच में नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, ठीक है जी। सो दे डू नॉट हैव बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि जो है
तो मैं इसको कैसे करूंगा, ठीक है, मैं कुछ एक चीज देख रहा था मार्क्स स्कीम में, दो चीजें लिखी हुई हैं, अगेन कुछ है कुछ इसमें मसला, लेकिन खैर मैंने क्या बताया, हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाली उससे फॉलो कर लेंगे। अच्छा, ना रिएक्टेंट, ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, ठीक है, ये रिएक्टेंट जब टूटता है ये एनर्जी रिलीज करता होगा, उसमें से एनर्जी कुछ ये दोनों लेते हैं, बाकी एनर्जी रिलीज हो जाती है जिस भी फॉर्म में होनी होती है, ठीक है, बात इसको समझो। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो भी कर रहा है, टूट रहा है, फॉर एग्जाम्पल टूट रहा है, ये कोई ना कोई एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है, ये जो एनर्जी रिलीज करता है, फिर इन दोनों में ये दोनों कुछ कुछ एनर्जी ले लेते हैं, और फिर बाकी एनर्जी जो है वो वैसे ही रिलीज हो जाती है, ठीक है। सो अगर हम इधर आते हैं, सो इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस, इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन, तो वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी थ्रू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब इस बात का क्या हुआ, मतलब इस बात का ये हुआ कि हम ये निकालना चाह रहे हैं जो रिएक्टेंट्स जब टूट रहे हैं तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं, और फिर उसमें से प्रोडक्ट्स कितनी एनर्जी ले जाते हैं, बाकी बची हुई कितनी है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। सो आई विल बी यूजिंग द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस केस में। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है हमें, यूरेनियम जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट में था उसकी दी हुई है 7.41, तो 7.41, और ये पर न्यूक्लियन है तो इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 235 है, सो 235 से देन प्रोडक्ट्स में से हमने से सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, एक मोलिब्डेनम है जिसके 95 न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स हैं और 8.443 पर न्यूक्लियॉन है इसकी, सो 8.443 इंटू 95 प्लस इधर आ जाओ 8.189, 8.189 क्या था, 8.189 इसकी बाइंडिंग एनर्जी और इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 139, तो इंटू 139, ठीक है जी। ये इंटू क्यों कर रहा हूं, ये इंटू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं चाहिए, अब मुझे सच्ची में हकीकत में बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, आई डोंट वांट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये न्यूक्लियन से डिवाइडेड थी ये वाली, तो मैंने क्या किया, मैंने न्यूक्लियन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि असल में जो वैल्यू थी वो आ जाए, और फिर हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि मैंने इसका 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 इंक्लूड नहीं किया, क्यों, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी नहीं है, उसी वजह से इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी नहीं होगी, तो मैं रिएक्टेंट में इसकी जीरो डाल के, जीरो डलेगी इसकी, इन दोनों के भी प्रोडक्ट्स में जीरो जीरो डलेंगी, तो मैंने वो निगलेक्टेड। हाँ, अगर आप डेल्टा एम वाली केस से करो तो यानी आप उसका मास भी दिया हुआ, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सब चीजों का मास दिया हुआ है, फिर आप पूरा प्रॉपर डेल्टा एम निकालोगे, पूरा डेल्टा एम निकालने के बाद इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर में पूरा पूरा डालो, ठीक है। इस केस में जब नहीं दिया हुआ है तो देन वी विल गो फॉर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाली केस। कोई ये सॉल्व करके दे सकता है आंसर, व्हाट्स द आंसर कमिंग आउट टू बी? एमन कह रही है आंसर आ रहा है -199.006, ठीक है। अब देखो बात प्रूव हो गई, ये रिएक्शन अगर प्रोसीड कर रहा था, ठीक है जी, तो माइनस में ही आना चाहिए था आंसर। माइनस में क्यों आना चाहिए था, माइनस में इसलिए आना चाहिए था क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है ना, जब भी तो रिएक्शन प्रोसीड कर, स्टेबिलिटी अटेन करनी है, अगर यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती तो इधर तो आंसर पॉजिटिव में आता है ना, क्योंकि मैंने बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पहले से रखी है, तो पॉजिटिव में आता, अभी नेगेटिव में आया, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा ही है, रिएक्शन फीजिबल है जब भी प्रोसीड किया। बहरहाल मुझे जो है वो 199 ही लिखना है, तो मैंने 199 इधर लिख दिया, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस पार्ट, सबको अभी तक समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी बातें मैं सिर्फ वर्बली बता रहा हूँ। अच्छा, देन दिस पार्ट, इसका कोई खास ताल्लुक नहीं है रेडियो एक्टिविटी से, तो मैं ये छोड़वा रहा हूँ, ये तो आप वैसे भी कर लोगे, इसमें कोई खास इसमें कुछ है नहीं, तो लेट्स लीव दैट, लेट्स कम ऑन टू दिस। सम मासेस आर शोन इन द टेबल, ये चीज है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हीलियम, शो दैट द एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ वन म्यू इज 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही करके दिखाया है, तो डन। The binding energy per nucleon of a helium-4 nucleus is 7.09 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, बोल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम निकाल दो। अच्छा, हीलियम का मास ये दिया हुआ है, और हीलियम के जो इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका इंडिविजुअल मास ही दिया हुआ है, इसको नहीं कर देगा, ये मास डिफेक्ट नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ मास लिखा हुआ है, तो हमें मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा, मास डिफेक्ट से फिर बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, फिर न्यूक्लियन नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाए। सो लेट्स डू दैट एक्चुअली। सो डेल्टा एम कैसे आएगा, डेल्टा एम आएगा जो न्यूक्लियस बाउंडेड एटम है, अब एटम वाली केस है,
तो न्यूक्लियस बाउंडेड एटम यानी 4.001,506 माइनस 2 न्यूट्रॉन है इसके अंदर, हीलियम के अंदर, राइट। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 2 न्यूट्रॉन यानी 1.008665 और माइनस 2 ये 1.007276। ठीक है जी। सो ये करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एम आ जाएगा। लेट्स डू दिस जल्दी से। ये क्या आ रहा है? 4.001,506 -2 इंटू 1.008665 -2 इंटू 1.007276 -0.03036। अब ये आ गया हमारे पास हमारी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है जी। अच्छा, सॉरी, बाइंडिंग मास डिफेक्ट आ गया। अब इसको बाइंडिंग एनर्जी कन्वर्ट करना है, राइट। अब अगर एग्जामिनर आपको ये पहले पार्ट नहीं करवाता, वन न्यू दिखाओ, ये नहीं है, अगर वो ये पहले नहीं करवाता है वाला पार्ट, तो फिर आप क्या करते? डेल्टा एम सी स्क्वायर में डालते, डेल्टा एम डालते, सी स्क्वायर डालते, जूल्स में निकालते, जूल्स के बाद कन्वर्जन करते, पूरा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाते। अभी क्या किया उसने? अभी उसने आपसे ये, आप सपोज करो हमने ये क्या किया, हमने ये मास डिफेक्ट निकाल दिया म्यू में। अब वो पहले ही पूछ चुका है भाई वन म्यू दिखा दो, 934 है। अब मुझे वो ख्वारी करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही दिखा चुका हूं एक म्यू वो है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सीधा सीधा इस म्यू की जगह क्या रख रहा हूं, 934 रख रहा हूं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, और डिवाइड कर दूंगा बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो हीलियम के 4 न्यूक्लियॉन है, 4 न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर देने। क्या आंसर 7.09 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट भी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैव बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लेस देन 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो दे आर, बट माइनस में आ रहा है, हाँ वही ना, मतलब इट्स इट्स नॉट बिग डील, माइनस में आ गया। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैव बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियन ऑफ लेस देन 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है जी। तो जो हाइड्रोजन है उनके सबकी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है बाइंडिंग एनर्जी। Suggest by a nucleus of helium-4 does not spontaneously break down to become a nuclei of hydrogen। ऐसा क्यों नहीं होता कि हीलियम टूट के हाइड्रोजन बन जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता बिकॉज हीलियम के पास तो 7.09 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, उसकी ऑलरेडी ज्यादा है। वो क्यों हाइड्रोजन में टूटेगा? 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाली चीज में क्यों बनेगा जब वो पहले से ही स्टेबल है? तो इसकी रीजनिंग ये आ गई, ऑलरेडी हाइड्रोजन इज अनस्टेबल, वो 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी, उसको बस 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए कि वो टूट के इधर उधर बिखर जाए। इसको 7.09 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए कि तोड़ के उसको बिखार बिखार दे, हम इधर उधर फेंक दे उसके पार्ट्स। तो ऑब्वियसली हीलियम वोंट डिके इनटू अ हाइड्रोजन बिकॉज कोई फायदा नहीं होगा उसको, कोई फायदा हासिल नहीं होगा। राइट, समझ में आ रहा है? ऑलरेडी हैज ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी per nucleon than hydrogen. It's more stable। ठीक है जी। अगर कोई लिखना चाहे तो ये भी लिख सकता है मे बी कि जो रिएक्शन होगा उस केस में, तो उस केस में एनर्जी चाहिए होगी मास प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। अब वो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा तो लाजमी उस बात का क्या मतलब हुआ? प्रोडक्ट साइड में मास ज्यादा आता है, रिएक्टेंट साइड में मास कम आता है, तो उसकी वजह से क्या मसला होता है? वो रिएक्शन वैसे भी प्रोसीड नहीं करता। तो बहुत सारी चीजें यू कैन राइट डाउन देम, लेकिन आई फील लाइक सबसे इजी था पूछने में लाइक। अच्छा, फिर क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन विच में इन द फ्यूचर बी यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ये चीज। नेम द पार्टिकल एक्स। अच्छा, जब भी ये अननोन पार्टिकल एक्स बनाने को आ जाए, भाई ये अननोन पार्टिकल एक्स क्या है ये बताएं आप हमें। तो इसके लिए एक सिंपल सी अप्रोच है, आपके ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं यानी जो प्रोटॉन नंबर्स हैं वो बैलेंस होने चाहिए, और आपके जो ये ऊपर वाले न्यूक्लियन नंबर है ये बैलेंस होने चाहिए। अगर हम नीचे वाले नंबर्स देख लें, रिएक्टेंट साइड पे ये 2 आ रहे हैं, 1 + 1 2, इस साइड पे ये 2 आता है, और ये एक्स का है कुछ हिस्सा तो एक्स लिख लेते हैं। अब देखो 2 अगर इधर है, इधर भी 2 लाना होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स क्या होगा? एक्स 0 होगा लाजमी, हमें कुछ चाहिए ही नहीं है इसका। सिमिलरली अगर आप इधर देखते हैं, ये 2 + 3 5 है, इधर सिर्फ 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे हमें एक्स की जगह में एक चाहिए होगा ताकि वो 5 के बराबर हो। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्स जो पार्टिकल है, एक्स कोई ऐसा पार्टिकल है जो ऐसा दिखता है। ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसका चार्ज 0 है लेकिन उसका मास नंबर है 1, जिसका न्यूक्लियन नंबर 1 है?
कोई ऐसा पार्टिकल जो हमने जिंदगी में देखा हो? उसका चार्ज नहीं होता, लेकिन उसका मास होता है 1। हेमन, बीटा पॉजिटिव का चार्ज +1 होता है। न्यूट्रॉन। क्या हो गया भाई? इट विल बी अ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता, मास होता है, 1 म्यू होता है उसका मास। ठीक है जी, सो दिस इज अ न्यूट्रॉन। अच्छा, अब डेटा फॉर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ईबी ऑफ सम न्यूक्लियर गिवन इन फिगर 12.1। ड्यूटेरियम की दी हुई है, ट्रीटियम की दी हुई है, हीलियम की दी हुई है। ठीक है जी। तो ये हो गई कहानी। स्टेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एक्स। एक्स की, ये न्यूट्रॉन की कितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी? अच्छा, एवरीवन में लिखा है 0 होगी। आई होप सबको ये याद हो। न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन ऑलरेडी टूटा हुआ है, न्यूक्लियस से बाउंडेड थोड़ी है, तो पहले से ही टूटा हुआ है, तो हम उसके बारे में, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पे कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या बोलते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी चेंज दैट टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। जो एनर्जी चेंज टेक प्लेस कर रहा है इस रिएक्शन में, आप हमें वो निकाल दो। वंस अगेन व्हाट अप्रोच वी गोइंग टू यूज? हम बाइंडिंग एनर्जी जो रिएक्टेंट्स की है उसमें से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल देंगे, जो बचेगी वो एनर्जी फिर रिलीज होगी। तो वी शैल डू दैट अगेन। अच्छा, तो हमारे पास इधर जो है ड्यूटीरियम एक है, सो 1.78, सॉरी इसको पहले कर लेते हैं। एनर्जी कैसे निकलेगी? वो निकलेगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, इसमें से रिएक्टेंट एक ड्यूटेरियम है, 1.7813 इसकी है। ठीक है जी। ये 10⁻13 जूल्स में दी। बाइंडिंग एनर्जी जो रिएक्टेंट की है, रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? ये है, एक ये है हमारा ड्यूटेरियम जिसकी 1.7813 है, 1.7813। और इसके अंदर न्यूक्लियन, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिखी हुई है, तो न्यूक्लियन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी है, इंटू 2 कर दे। तो ये हमने इंटू 2 कर दिया। ठीक है। ध्यान में दूसरी बात ये रहे, ये 10⁻−13 जूल्स लिखा हुआ है, तो 10⁻13 में एंड में लिख दूंगा, मैं सारे दर्द बार बार नहीं लिख रहा। अच्छा, ये एक रिएक्टेंट है। दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है? दूसरा रिएक्टेंट है ये ट्रीटियम। ट्रीटियम की इतनी है और इसका 3 है। ठीक है जी। सो ट्रीटियम 4.5285, 4.5285 इंटू इसके कितने हैं? इसके हैं ये 3 न्यूक्लियन है, तो 3 न्यूक्लियन ये हो गया। और अब इसमें से प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ये है, हीलियम है। हीलियम के अंदर 4 न्यूक्लियाए हैं, तो 4 न्यूक्लियन है, तो इसको फिर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 11.3290 इंटू, क्या था, 4 थे ना? 4 थे। ठीक है जी। सो 4, तो ये हमने कर लिया। कैन, व्हाट आर वी गेटिंग एज द आंसर? डिग्री ध्यान में रहे कि ये पूरा इसके साथ 10⁻−13 भी आएगा, क्योंकि वो जो था वो सारा 10⁻13 जूल्स के साथ लिखा हुआ था। तो एमन के लिए -2.82 इंटू 10⁻−12 आ रहा है। ठीक है जी। सो -2.82 इंटू 12। अब देख लो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है। जब भी आंसर नेगेटिव में आया तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन फिजिबल है। ठीक है जी। सो ये आ गया हमारे पास, हम इसको लिख लेते हैं 2.82 इंटू 10⁻−12। अच्छा, अब यूज योर आंसर्स इन टू पार्ट टू। ठीक है जी, टू का पार्ट टू, टू डिटरमिन दी एनर्जी रिलीज व्हेन 2 ग्राम ऑफ ड्यूटीरियम रिएक्ट्स विद 3 ग्राम ऑफ ट्रीटियम। अच्छा, ना अब हमने ये देखना है कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है जब 2 ग्राम ऑफ ड्यूटीरियम रिएक्ट करता है विद 3 ग्राम ऑफ ट्रीटियम। अच्छा, इधर जो रियलाइज करना है, ये 2 ग्राम और 3 ग्राम क्यों दिए में? ठीक है जी। सबसे पहले तो इसको रियलाइज करो। तो 2 ग्राम और 3 ग्राम ऑफ ड्यूटीरियम का मतलब ये हुआ, अगर मैं इसके मोल निकालना चाहूं, तो मोल क्या थे? मोल थे मास अपॉन MR। ठीक है जी। अब 2 ग्राम अगर ड्यूटीरियम के हैं और उसका MR क्या है? उसका MR भी 2 है, तो 2/2 यानी 1 मोल ऑफ ड्यूटीरियम। ट्रीटियम का देखोगे तो ट्रीटियम क्या उन्होंने बोला हुआ है? 3 ग्राम, उसका न्यूक्लियन नंबर क्या है? वो भी 3 है, तो इसका मतलब 3/3। यानी दोनों के इन्होंने क्या किए हैं? इन्होंने दोनों के 1-1 मोल लिए, उन्होंने दोनों के
एक एक मोल लिए हैं। एक एक मोल लेने के बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दोनों को रख के रिएक्ट कर दिया है, और वो ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितने हीलियम न्यूक्लियस निकलेंगे। अच्छा, नाउ लेट्स वर्क आउट कि हमारे पास एनर्जी फिर कितनी रिलीज होगी। लेट्स डू दैट। अच्छा, नाउ एक मोल इस एक मोल के साथ रिएक्ट किया है, ठीक है, वन मोल हैज रिएक्टेड विद दिस वन मोल। तो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे पूरे पूरे रिएक्ट कर देंगे, और ये हीलियम भी फिर एक मोल ही बनेगा, राइट। तो 1:1 का रेशियो, आगे भी वही चीजें बनेंगी। अच्छा, पहली बात जो इधर समझनी है कि वन मोल लिखा हुआ है, एक पार्टिकल नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये तो एक पार्टिकुलर इक्वेशन थी, यानी बोल रहे हैं एक पार्टिकल, जब एक पार्टिकल ऑफ ये और ये एक पार्टिकल ऑफ ये जब दोनों मिलते हैं तो फिर ये निकलता है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं एक मोल ऑफ ये और एक मोल ऑफ ये, ठीक है। एक मोल ऑफ ये और एक मोल ऑफ ये, तो ये बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली रिएक्शन कितने हो रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि हमारे पास कितने रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास रिएक्शन जो हो रहे हैं, ऑब्वियसली इसका एक मोल, इसका एक मोल, इसके भी 6.02, इसके भी 6.02 इन 23 जी। ये मन, अच्छा समझा रहा हूँ। बेसिकली देखो, उन्होंने ये 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम दिया हुआ है और 3 ग्राम ऑफ ट्रीटियम दिया हुआ है, ठीक है। क्यों दिया हुआ है, सबसे पहले तो इस बात को समझो कि ये क्यों दिया हुआ है। वो आपसे बोल रहे हैं एनर्जी रिलीज निकाल दो जितनी होगी जब हम 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम और 3 ग्राम ऑफ ट्रीटियम करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो सबको ये पता होगा कि ये जो है आपको मोल में कन्वर्ट करना पड़ता है, मोल का रेशियो निकालना पड़ता है कि कितने मोल्स किससे रिएक्ट कर रहे थे, और फिर आगे कहानी क्या होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमने सिर्फ इधर अंदाजा लगाया सबसे पहले तो कि ये एक एक मोल है। वन मोल ऑफ दिस इज रिएक्टिंग विद वन मोल ऑफ दिस, वन मोल ऑफ दिस इज एक्टिंग विद वन मोल ऑफ दिस, और ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इधर ऊपर जो इक्वेशन दी हुई है, ये दी हुई है पार्टिकल वाइज, मतलब एक पार्टिकल ऑफ ड्यूटीरियम रिएक्ट्स विद एक पार्टिकल ऑफ ट्रीटियम, तो एक पार्टिकल ऑफ हीलियम बनता है और एक न्यूट्रॉन बनता है, ठीक है। ये कहानी होती है। अब वो आपसे बोल रहे हैं भाई हम एक मोल ऑफ ये ले आए, एक मोल ऑफ ये ले आए, यानी 6.02 इन 23 इसके पार्टिकल्स ले आए, 6.02 इन 23 इसके पार्टिकल्स ले आए, और दोनों को साथ लाके रिएक्ट कर दिया। तो पूरे पूरे ये दोनों रिएक्ट कर देंगे और पूरे तरीके से आपके पास हीलियम बनेगा, ठीक है जी। सो व्हाट विल वी बी गेटिंग, हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि वी विल हैव 6.02 इंटू 10⁻23 रिएक्शंस। हमारे पास इतने टाइम्स के रिएक्शंस होंगे, राइट। बिकॉज मैं इसके भी इतने ही पार्टिकल ले आया, इसके भी इतने पार्टिकल ले आया, दोनों का मोल रेशियो भी सेम है, कि मतलब रिएक्शन 1:1 रेशियो में होता है। तो इसका एक पार्टिकल इसके एक पार्टिकल रिएक्ट करके एक हीलियम बना देता है। तो अगर मैं इसकी भी 6.02 लाया, उसकी भी 6.02 लाया, दोनों को रिएक्ट करूंगा तो 6.02 बन जाएंगे, मतलब इतने सारे रिएक्शन बन के हमारे पास हीलियम होगा, राइट। सो 6.02 इंटू 10⁻23 रिएक्शन होंगे, एंड दिस इज द एनर्जी चेंज फॉर वन रिएक्शन। सो 6.02 इंटू 10⁻23 into 2.82 into 10 power minus 12, and whatever the answer you're getting over here is your final answer। ये आ रहा है 1.7 into 10 power 12। इतनी आपको ये एनर्जी मिल जाएगी जब आप एक मोल और एक दोनों का एक एक मोल रख के रिएक्ट कर दो, ठीक है। समझ में आया सबको, वॉज इट क्लियर। ये क्या दिया हुआ है आपको, ये यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जब एक ड्यूटीरियम और एक ट्रीटियम रिएक्ट करते हैं तो एक हीलियम निकलता है, उन्होंने ये बोला। आपको बोला एक ट्रीटियम एक ड्यूटीरियम ले आओ, रिएक्ट कर दो, एक हीलियम बन जाता है, ठीक है नी। उन्होंने बस ये बात बोली आपसे, हमने कहा ठीक है, ये बात ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं भाई जब हम 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम में आए और 3 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम में आए, तब बता दो कि ये क्या एनर्जी रिलीज होगी। यू हैव ऑलरेडी वर्कड आउट एक रिएक्शन की एनर्जी, एक रिएक्शन की एनर्जी मतलब एक ये आपने एनर्जी निकाल दी यार, ये आपने निकाली, खुद निकाली, ठीक है, इतनी आई। तो आपको बोल रहे हैं भाई अगर हम 2 ग्राम ले आए इसके और 3 ग्राम इसके ले आए, तो आप हम बताओ अब कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो वो कैसे पचलेगा, वो पचलेगा जब हम ये निकालेंगे रिएक्शन कितने होंगे, राइट। सो आई वांट टू वर्क आउट कि ये रिएक्शन कितने हो रहे हैं, ठीक है। अब रिएक्शन कितने हो रहे हैं, 2 ग्राम ऑफ ड्यूटीरियम, इसको पार्टिकल में कन्वर्ट करो सबसे पहले, कितने पार्टिकल है, क्योंकि हमारे पास इधर पार्टिकुलर इक्वेशन दी है कि हमने जब इसको पार्टिकल में कन्वर्ट करना चाहा तो हमें पता है भाई मोल क्या होता है, वो होता है मास अपॉन एमआरआर, है ना। मास क्या है, मास है 2 ग्राम। एमआरआर क्या है, इसका एमआरआर ये लिखा हुआ होता है ऊपर, टू, टू ही है, इसका टू ही है। सो टू मोल क्या हो गया, 1 मोल हो गया। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। ये एवोगाड्रोस एक मोल में इतने पार्टिकल हमेशा होते हैं। तो बेसिकली क्या किया है इन्होंने, इसके 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स लिया है इसके, ठीक है। हमने इतने ड्यूटीरियम के लिए आए,
सिमिलरली अगर देखोगे ट्रीटियम के, तो ट्रीटियम क्या है, ट्रीटियम के 3 ग्राम है, ट्रीटियम का मास MrAr क्या है, वो भी 3 है, तो 3/3 1 मोल। वंस अगेन यू हैव ब्रॉट हाउ मेनी पार्टिकल्स ऑफ दिस, आप ट्रीटियम के भी उतने ही पार्टिकल ले आए हो, 6.02 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, यहां तक बात क्लियर कि मैं दोनों के 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स अब रिएक्ट करूंगा मिला के। ठीक है, अच्छा, अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो फिर कितने हीलियम बनेंगे, क्या कहानी होगी, कितने रिएक्शन होंगे, इस बात को समझना है। अब जब ये एक था और ये एक था तो दोनों रिएक्ट करते थे, हीलियम बन जाता था। अब अगर मैं ये 6.02 ले आऊं और ये भी 6.02 ले आऊं, तो वो सारे मतलब ये जितने हैं उतने यही हैं, तो सब के सब रिएक्ट कर देंगे, सबके सब रिएक्ट कर जाएंगे, तो कितने रिएक्शन होंगे, 6.02 इंटू 10 पावर 23 रिएक्शन होंगे, है ना। वेन ये भी इतने ही है, ये भी इतने ही है, तो जितने 6.02 इधर हैं उतने भी 6.02 इधर हैं, तो दोनों रिएक्ट करके मतलब 6.02 इंटू 10 पावर 23 रिएक्शन होंगे ऐसे, जिसमें एक एक करके ये मिल रहे होंगे। यहां तक बात क्लियर। अब एक रिएक्शन का हमें निकाल, हमारे पास आगे कितने रिएक्शन होंगे, हमने एक रिएक्शन की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाए। ठीक, इफ पार्टिकल्स दोनों के अलग अलग होते देन कशिश सपोज करो, अगर हम ये आता है कि इसके 4 पार्टिकल है, इसके 6 पार्टिकल है, ठीक है जी, तो फिर रिएक्शन कितने होते हैं, रिएक्शन सिर्फ 4 पार्टिकल के होते हैं, है ना, क्योंकि लिमिटिंग बन गया, है ही नहीं 2 पार्टिकल और कहां से लाऊं मैं, तो फिर 4 रिएक्शन होते हैं बस, राइट। अच्छा, यहां तक आपकी जो पहली बात है जो क्या कहलाती है आपकी, ये पता नहीं क्या है स्क्रीन पे, अच्छा ये एनोटेशन है। अच्छा, तो ये पहली बात आपकी यहाँ पे खत्म होती है, कौन सी वाली, आपकी जो मास डिफेक्ट की और इन सब चीजों की कहानी है, ठीक है जी। अच्छा, ये गई किधर, ये बैठी। अब ये हमने कर लिया, ये हमने देख लिया, ठीक है, यू कैन गो एंड रिवाइज दिस PDF, उसमें कुछ नहीं है, सवाल ऐसे ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट क्या नजर आएगा कि जिसमें जिस तरह से हमने क्वेश्चन जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले ज्यादा देख लिए हैं, तो वो डेल्टा M C² वाली अप्रोच भी आपको एक क्वेश्चन में यहाँ पर मिल जाएगी, कि मैंने सीधा डायरेक्ट डेल्टा MC² से किया है, तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है जी, वो मैंने वैसे भी वर्बली आपको बता दिया, नो रॉकेट साइंस। अब आ जाओ रेडियो एक्टिविटी, सबसे पहले तो ये डेफिनेशन सारी याद करनी है, ठीक है, ये मैं पढ़ा नहीं रहा दोबारा से। एक्टिविटी पे आ जाओ, एक्टिविटी क्या कहलाती है, एक्टिविटी ये कहलाती है कि कितनी आपकी डिसइंटीग्रेशन हो रही है पर यूनिट टाइम, इट इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। अब मुझे अगर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन निकालना है पर यूनिट टाइम, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कितने न्यूक्लियाई डिके हुए कितने टाइम में, राइट, तो द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट डिकेड अपॉन द टाइम दैट पास्ड, तो द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट डिकेड डेल्टा N अपॉन डेल्टा T, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गई हमारी एक्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है जी। अच्छा, ना व्हाट गोज ऑन, द थिंग दैट गोज ऑन, कि आपका जो ये एन का एन होता है, एन और टी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, एन क्या, एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिमेनिंग, एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द सैंपल, एन इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस जितने रह गए हैं अभी सैंपल में, एन नॉट क्या है, ये है इनिशियल इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, डेल्टा एन क्या है, ये है कितने डिके कर चुके, नंबर ऑफ डिकेड, ठीक है जी, तो ये 3 अलग एन है। एक एन क्या है, एक एन ये है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, हो सकता है कभी 5 हो सकता है कभी 6 हो सकता है कभी 7 हो सकता है कभी 8 हो सकता है कभी 2 हो सकता है कभी 1 डिपेंड्स ऑन आप किस चीज जगह पे हो, ठीक है जी। एन नॉट क्या है, एन नॉट किस जगह, नहीं पहली जगह में, पहली जो चीज थी, पहले जो टाइम थी कुछ 0 पे जो आपका था, वो क्या था, वो एन नॉट। डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन ये है कितने डिके कर चुके, टाइम टी कुछ 0 पे स्टार्ट किया, अब फॉर एग्जाम्पल टाइम टी कुछ टू 20 पे देख रहा हूं मैं, कितने जो है वो डिके हो चुके हैं, तो जितने डिके कर चुके होंगे वो डेल्टा एन कहलाएंगे। अच्छा, डिके कैसे होता है, डिके हमेशा जो है वो हमें ऐसा दिखता है, समथिंग लाइक दिस, इट विल ऑलवेज बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से ये डिके कर रहे होते हैं। अच्छा, ना इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि ये क्योंकि एक्टिविटी जो है वो माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी है, तो अगर मैं इसको डेल्टा वाई, मैं अगर एन को वाई एक्सिस प्लॉट कर दूं, मैं टी को अगर एक्सेस प्लॉट कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, वाई ऑन एन ऑन द वाई एक्सिस, तो ये डेल्टा वाई बन गया, ये क्या बन गया, ये डेल्टा एक्स बन गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, y2 - y1 x2 - x1,
यानी इस बात का मतलब ये हुआ कि एन और टी के ग्राफ में आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि आपकी एक्टिविटी जो है वो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। तो आप टेंजेंट्स बना बना के देखोगे तो आपको ग्रेडियंट क्या मिलेगा, आपको एक्टिविटी मिलेगी वो ग्रेडियंट। ठीक है जी, तो इस बात को भी आपने जो है वो समझना है। ठीक है जी, तो यही मैंने इधर दिखाया, ये मैंने दिखाया आपको। ठीक है जी, सारे ग्रेडियंट्स नेगेटिव ही आते हैं। एक्टिविटी आपको दिख रहा है डिक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। कहां तक डिक्रीज करती है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे एन वाला कर्व तकरीबन फ्लैट हुआ होगा, वो ग्रेडियंट जीरो दिखा रहा होता है। तो उस केस में आपकी एक्टिविटी यहाँ पे जीरो हो जाती है। ये एक्टिविटी का ग्राफ है, ये एन का ग्राफ है, कुछ डिफरेंस नहीं है। एन का बस ये यू चलता है, टच नहीं करता एक्सिस को, एक्टिविटी जो है वो टच कर जाता है एक्सिस। दूसरी बात जो याद रखनी है, अगर एन और टी का ग्राफ दिया हुआ हो तो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज ए। ठीक है, इस बात को जो है वो दिमाग में रखना है। अच्छा, अब आ जाओ इस पे, एक्टिविटी क्या, सॉरी, अब आ जाओ लैम्डा को डिफाइन करने पे। ठीक है जी, लैम्डा क्या है, जो हमारा डिके कांस्टेंट है। लैम्डा उस चीज का कांस्टेंट है जब आप एक्टिविटी और नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियर रिमेनिंग को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये दोनों, लेकिन जब हम प्रोपोर्शन के साइन हटाते हैं तो एक डिके कांस्टेंट आता है हमारे पास जो कहलाता है लैम्डा। लैम्डा की डेफिनेशन निकालनी हो तो आपको पता है एक्टिविटी जो है वो माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी है। ये लैम्डा इंटू एन है, एन को उधर भेज दोगे तो ये क्या बन जाता है, ये माइनस डेल्टा एन अपॉन एन इंटू वन अपॉन डेल्टा टी बन जाएगा। यानी मैंने डेल्टा एन अपॉन एन कर दिया और वन अपॉन डेल्टा टी अलग कर दिया। ठीक है, तो इससे इधर डिके कांस्टेंट की डेफिनेशन निकलती है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस डिकेइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है जी, डेल्टा एन सपोज करो चार बॉलें थी, उस चार बॉलें ब्लू थी और टोटल बॉलें 100 थी, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह डेल्टा एन क्या, कितने न्यूक्लियस डिके कर चुके हैं, एन क्या है, कितने न्यूक्लियस रह गए। ठीक है जी, तो ये आप उन दोनों को डिवाइड करोगे और फिर इंटू वन अपॉन डेल्टा टी कर दोगे, डीके कांस्टेंट आएगा। ठीक है, बहरहाल ये सिर्फ डेफिनेशनल फॉर्मूला है, इस बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशन इसकी इस तरह से आती है। तो डेल्टा एन अपॉन एन क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटिंग, और वन अपॉन डेल्टा टी ये है चेंज इन टाइम। तो डिके कांस्टेंट क्या हो गया, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस डिकेइंग पर यूनिट टाइम। तो जो पर यूनिट टाइम में ये डिके कर रहा है, ये माइनस डेल्टा एन अपॉन एन टी, ये इस तरीके से आ रहा है। आगे चलोगे, अच्छा ये फॉर्मूला याद रखते हैं, ए इक्वल टू लैम्डा एन और ए नॉट इक्वल टू लैम्डा एन नॉट, ये याद रखना है। उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद आपके पास ये कुछ डिके इक्वेशंस हैं, एन इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी, जैसे डिके इक्वेशंस थी उसमें बस अब पावर क्या है, वो आर सी की जगह या आपकी म्यू की जगह वगैरह वगैरह उसकी जगह से लैम्डा आया हुआ, तो माइनस लैम्डा टी, इधर भी ये माइनस लैम्डा टी आया हुआ। तो दीज आर योर डिके इक्वेशंस। ठीक है जी, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट को समझो कि हाफ लाइफ है क्या। ठीक है, इसी को मेरे ख्याल से यही लास्ट डिस्कशन है, इसके बाद तो कुछ नहीं है। अच्छा, हाफ लाइफ जो है वो क्या होती है, हाफ लाइफ ये होती है कि सपोज करो यहाँ पे आपके पास चार थे, ये टाइम टी को जीरो था, हाफ लाइफ हम कहते हैं हाफ लाइफ जो है वो इतनी है। ठीक है जी, तो हाफ लाइफ का मतलब ये है कि ये हाफ लाइफ में हाफ होगा, यानी टी हाफ में चार जो है वो दो पे पहुंच जाएगा। ठीक है जी, सो लेट से दो जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा हमारा दो, तो ये हाफ लाइफ में ये यूं दो पे पहुंच गया। नेक्स्ट हाफ लाइफ में क्या होगा, नेक्स्ट हाफ लाइफ में ये होगा कि जो पुरानी वाली हाफ लाइफ पे वैल्यू थी वो मजीद हाफ हो जाएगी। तो क्योंकि ये टू पे आया था, अब मजीद क्या होगा, अब ये सिर्फ वन तक आ जाएगा, तो ये वन तक आ गया, ये वन तक आएगा। देन सिमिलरली नेक्स्ट ही हाफ में क्या होगा, नेक्स्ट ही हाफ में होगा वन का आधा होगा, वन का आधा यानी ये 0.5 तक आएगा। एंड देन सिमिलरली एंड सो फॉर्थ, इस तरीके से। हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ ये पहली वाली वैल्यू उठाओ उसको हाफ करो। ठीक है जी, नॉट शुरू की वैल्यू, फोर को हाफ 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 नहीं, मतलब बेसिकली ये करना है, फोर को हाफ किया टू आ गया, अब जब नेक्स्ट हाफ लाइफ पे देख रहे हो तो इस टू को उठा के हाफ करोगे, फिर जब इस देख रहे हो वन को उठा के हाफ लाइफ करोगे, फिर 0.5 को देख रहे हो तो 0.5 को हाफ करोगे। ये हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट भी जो है वो आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है। ठीक है जी, तो बातें क्या क्या है इसमें, जरा रट्टा वाला पार्ट है ये, एक्टिविटी और ये एन और ये सब चीजें। तो इसमें सबसे पहले तो ये अपने सिंबल्स को समझ लो। एन क्या है, नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियर रिमेनिंग, एन नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर, लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट है, डेल्टा एन क्या था, डेल्टा एन था जितने डिके कर चुके हैं, टी क्या है, वो टाइम इलैप्स्ड है, ए एक्टिविटी है, ए नॉट इनिशियल एक्टिविटी है। ये सिंबल्स पहले समझने हैं आप लोगों को। ठीक है, ये सिंबल्स क्या क्या है, क्या क्या दिखा रहे। दूसरी बात ये डिके इक्वेशंस, ये दो डिके इक्वेशंस है, चाहे एन में देना चाहो चाहे ए में देना चाहो, बात वही है। तो ए एन वाली भी वही है, ए वाली भी वही है, बस ए और एन एन का फर्क है। मीन एक्टिविटी क्या होती है, मीन एक्टिविटी होती है एवरेज एक्टिविटी, उससे ज्यादा कुछ इसमें बात नहीं है। मतलब समझो कि एक पॉइंट पे तुम कर रहे हो तो उसमें एक्टिविटी की रीडिंग में फ्लक्चुएशन आ रही होगी, तो वो उसकी मीन निकाल देते हैं कि भाई ये है तकरीबन।
अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो है डिके इक्वेशन है कुछ, ठीक है, डिके कांस्टेंट की डेफिनेशन याद रखनी है आप लोगों ने, वो क्या है। और बाकी जो है ये एक्टिविटी, ये जो ग्राफ की रिलेशन है, वो सब चीजें हमने जो है वो देखनी है और करनी है। हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो दिमाग में रखना है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला है वो ln2/λ है। तो अगर अक्सर और बेशतर वो लैम्डा नहीं देते आपको, वो ये नहीं बोलेंगे डिके कांस्टेंट ही है, वो बोलेंगे हाफ लाइफ ही है, आप डिके कांस्टेंट आपको खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके सवाल भी देख लेते हैं सो दैट वी आर क्लियर विद दिस इज वेल। अब क्या बोल रहे हैं, डिफाइन रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट, तो इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम, वही डेफिनेशनल फॉर्मूला, वही जहां से आया वही लिखना है। Show that the decay constant lambda is related to the half life of the radioactive by the expression lambda t half equals to ln2। ये कैसे निकलता है, या तो n equals to n नॉट e माइनस लैम्डा टी वाली ले लो अप्रोच, या a equals to a नॉट e माइनस लैम्डा टी वाली ले लो अप्रोच, कोई सी भी ले लो, आपकी मर्जी है, मैं वो वाली ले रहा हूँ। अच्छा, हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ होती है जब हाफ हो जाती है चीज। तो अगर एन नॉट शुरू में था तो इसका मतलब हाफ होने के बाद ये n0/2 रह जाएगा एन, राइट। तो n0/2 अपॉन इक्वल्स टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी, ये एन नॉट और ये एन नॉट कैंसिल, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू ई माइनस लैम्डा टी। अब ई को हटाना है तो एल एन लगाना पड़ेगा, एल एन इधर भी लगाते हैं, एल एन इधर भी लगाते हैं, एंड देन व्हाट डू वी सी, हमारे पास आता है एल एन हाफ इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। ठीक है जी, या इसको अगर अलग तरीके में लिखना चाहें तो ln2 की पावर -1 है इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। -1 क्योंकि पावर में है तो ये इधर आ सकता है, ठीक है जी। सो दिस बिकम्स माइनस ln2 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी, और ये हाफ लाइफ आ जाएगी फिर जब हमने फॉर्मूला इसको तो इस तरह से किया है, तो ये हाफ लाइफ जो है वो इधर प्रूव हुई कि ln2/λ ही आ रही है, इन्होंने डिफरेंट फॉर्म में दी हुई है, वो खैर आप वैसे ही छोड़ दोगे तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, बहरहाल क्या है, ये डेरिवेशन भी याद रखनी है, अक्सर बेशतर में ये डेरिवेशन आ जाती है। अब आ जाओ इस पे, a small volume of solution containing the radioactive isotope has an initial activity of this much। क्या बोला है आपको, इनिशियल एक्टिविटी बताई हुई इसकी इतनी थी, यानी ये बताई हुई आपको ए नॉट। सोडियम 24 ऑफ हाफ लाइफ 15 आवर्स, हाफ लाइफ क्यों देंगे, हाफ लाइफ हमेशा इसलिए देंगे ताकि आप डिके कांस्टेंट निकाल सको, तो ये भी जरा इस बात को समझिए। डिकेज टू फॉर्म अ स्टेबल डॉटर न्यू आइसोटोप, all of the solution is poured into a container of water। After 36 hours, a sample of water of volume 5 centimeter cube taken from the container is found to have an activity of 1.2 becquerels। ठीक है जी, assuming that the solution of the radioactive isotope is distributed normally throughout the container of the water, calculate the volume of water in the container। हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझो क्या किया इन्होंने, इन्होंने इतने सोडियम लिए, ठीक है, उसको उठा के पानी में मिला दिया, ठीक है जी। तो पानी में मिला दिया, वो पूरा पानी कंटेमिनेट हो गया। 36 आवर्स तक उन्होंने इसको डिके होने दिया, डिके होने दिया, डिके होने दिया, उनका डिके होता है। उसके बाद क्या किया उन्होंने, फिर पूरा पानी नहीं लिया उन्होंने, उस पूरे पानी में से एक 5 सेंटीमीटर का हिस्सा लिया और फिर उसकी एक्टिविटी मेजर कर ली, भाई ये आ रही, उन्होंने मेजर कर ली। अब वो आपसे पूछ रहे हैं आप हमें वॉल्यूम निकाल के दे दो। अज्यूम ये करो कि जब सोल्यूशन को डाला, ठीक है जी, तो वो सोल्यूशन हर जगह उतना ही फैल गया कि 5 सेंटीमीटर क्यूब जो एक कोई हमने उठाया, अगर हम कोई और भी 5 सेंटीमीटर क्यूब उठाते तो उसमें भी वही आता, वही कहानी होती, ठीक है जी। तो हम इस तरह से इसको निकालेंगे। अच्छा, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, भाई ऑब्वियसली कोई ना कोई इनिशियल रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है जी, कोई ना कोई इनिशियल रेडियो एक्टिविटी है। अब वो एक 5 सेंटीमीटर क्यूब के सैंपल में बस इतनी सी बच गई है, ठीक है जी। तो वी नीड टू फाइंड आउट कि 36 आवर्स को इस्तेमाल करते हुए, डिके कांस्टेंट को इस्तेमाल करते हुए, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज के ये टोटल वॉल्यूम क्या था जो शुरू में था, ठीक है। सबसे पहले तो इस बात को समझो, या तो आप कैलकुलेशन पूरी चीज पे करोगे यानी पूरे पानी पे करोगे, या आप कैलकुलेशन सिर्फ 5 सेंटीमीटर क्यूब के हिस्से पे करोगे, ठीक है जी। क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि हम पूरे इसकी ए नॉट उठाएं और इसकी फाइनल एक्टिविटी उठाएं और इक्वेट कर दें। ये नहीं कर सकते कि 1.2 इक्वल्स टू 3.4 और फिर डिके कांस्टेंट डिके इक्वेशन में डाल दें पूरा पूरा, ये नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग कहानी है, ये पूरा पानी था, ये 5 सेंटीमीटर क्यूब का हिस्सा था, ठीक है। तो इस बात को हमने समझना है कि फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम ये करते हैं कि जब हमने डाला उसी वक्त वो ये जो 5 सेंटीमीटर क्यूब का हिस्सा था, उस वक्त जब डाला, ये उसी वक्त इसकी ये इसके अंदर कोई ना कोई ए नॉट आ गई थी, वो निकालनी है हमें कि वो ए नॉट क्या आई जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लेट्स वर्क दैट आउट। भाई अगर ये बोल रहे हैं कि इनिशियल एक्टिविटी जो है वो आपकी ये थी, ठीक है, एंड लेट्स से टोटल वॉल्यूम तो बताया हुआ नहीं है, लेट्स से दैट टोटल वॉल्यूम इज एक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, इतने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में उतने ये इतनी रेडियो एक्टिव सैंपल उठा के डाल दिया जिसकी एक्टिविटी ये आ रही थी। और फिर क्या करते हैं वो, फिर ये करते हैं कि वो उसका सिर्फ 5 सेंटीमीटर क्यूब का हिस्सा ले लेते हैं,
ठीक है जी। तो वो इसका सिर्फ 5 सेंटीमीटर क्यूब का हिस्सा लेते हैं, और हमने जो है अब ये निकालनी है कि इस 5 सेंटीमीटर क्यूब के हिस्से में, इस 5 सेंटीमीटर क्यूब के हिस्से के हिसाब से ए नॉट क्या हो, ठीक है, बिकॉज हम कह रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अगर पूरे सोल्यूशन की इतनी थी, तो 5 सेंटीमीटर क्यूब के हिस्से में कुछ ही अमाउंट आया होगा, उसकी ए नॉट निकालनी है हमें, ताकि हम आगे डिके इक्वेशन में डाल सके। तो आई एम जस्ट डूइंग दिस एंड आई एम क्रॉस मल्टीप्लाइंग। सो व्हाट डू आई गेट के मेरी जो हमारी जो ए नॉट है वो क्या है, वो ये है कि इट्स 5 into 3.8 into 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय एक्स। ये आ रहा है मेरा ए नॉट, ठीक है जी। अच्छा, अब डाल देते हैं डिके इक्वेशन में। डिके इक्वेशन में डालने से पहले हाफ लाइफ दी हुई है, इससे हम लैम्डा निकाल लेते हैं। हमें क्या पता है, हमें पता है टी हाफ जो है वो ln2 अपॉन लैम्डा है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ln2 अपॉन हाफ लाइफ, ठीक है जी। हाफ लाइफ हमें 15 आवर्स में दी हुई है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको आवर्स नहीं रहने देते हैं, ठीक है जी, ताकि हम फिर आगे कैलकुलेशन भी कर ले। तो ln2 अपॉन 15 कर देते हैं इसको, ln2 अपॉन 15। ध्यान में रहे कि जब जो आप जो चीज कर रहे हो तो उसका आपको अंदाजा होना चाहिए, ठीक है। इधर मैंने 5 सेंटीमीटर क्यूब लिया, इधर x लिया, तो आई एम अज्यूमिंग कि जो x निकलेगा वो सेंटीमीटर क्यूब में ही निकलेगा फिर, ठीक है। एंड दी एंड उन्होंने आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब में मांगा हुआ है। अच्छा, इधर जब मैं 15 डाल रहा हूँ तो मैं 15 आवर्स डाल रहा हूँ, तो फिर मैं आगे अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं आगे भी कैलकुलेशन आवर्स में ही करूंगा। इसलिए नहीं कि मैं अभी आवर्स में कर रहा हूँ पर बाद में सेकंड में करना शुरू, फिर मैं मिनट्स में करना शुरू कर दूंगा, उल्टा सीधी कहानी कर, तो ये नहीं करना। ln2 अपॉन 15 ये हो गया हमारा डिके कांस्टेंट, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो 5 सेंटीमीटर क्यूब वाला हिस्सा है उसमें क्या कहानी हुई है, उसमें ये डिके इक्वेशन वाली कहानी, ठीक है, उसमें ये डिके इक्वेशन वाली कहानी हुई। ए क्या है, ए उन्होंने बताया जो अब रह गई है वो 1.2 बिक्वेरल है। ये 36 घंटे गुजरने के बाद 1.2 बिक्वेरल रह गए हैं, तो 1.2 बिक्वेरल हमारे रह चुके। ए नॉट क्या है वो हमने ये निकाला, 5 into 3.8 into 10 to the power 4 अपॉन एक्स। देन ई, ई आ गया। लैम्डा क्या निकालता हमने, ln2 अपॉन 15 निकाला था। और इन टू क्या करेंगे हम, हमें ये 36 घंटे जो गुजरे हैं उस टाइम के, 36 घंटे ये इधर लिखे हैं, ठीक है। सो इधर सामने कर लिया। अब समझो इस बात को, ये आर्स में था, ये भी आर्स में है, तो ये आर्स ऊपर नीचे कैंसिल, इसलिए आर्स में छोड़ा, ठीक है जी, बिकॉज मेरी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अगर ये मिनट्स में दिया होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 36 मिनट्स लिखा हो, तो फिर मैं इसको भी 15 into 15 आवर्स नहीं लेता, फिर मैं इसको मिनट्स में कर लेता। अगर ये सेकंड में लिखा हो तो मैं इसको भी सेकंड में कर लेता, ठीक है जी। तो इस बात को आपने बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना है। दूसरी बात, अब हम इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं। अच्छा, नाउ एक्स कैसे निकलेगा, एक्स निकलेगा जब हम 5 into 3.8 into 10 to the power 4 करेंगे, इंटू ई ln2 अपॉन 15 into 336 और डिवाइड कर देंगे 1.2 से, तो वी विल गेट आर एक्स टू दिस। लेट्स डू दिस, 5 into 3.8 into the power 4 into e ln2 upon 15 into 36 divided by 1.2. What are we getting as the volume? ठीक है, मैं जरा इसको चेक भी कर लूं। एक सेकेंड, 5 सेंटीमीटर में है, 5 सेंटीमीटर में है, आई नो दैट, आई नो दैट, वो 5 सेंटीमीटर में है, आई नो दैट। एम में नहीं करना होता, देखो, इफ आई कीप द कंसिस्टेंसी, ठीक है जी, मतलब देखो बेसिकली ये कि ये अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब में, ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो बात ये है कि उससे कुछ फर्क पड़ा नहीं है इन दी एंड, ठीक है। आ, एक सेकेंड, हाउ डिड यू इक्वेट वॉल्यूम। अच्छा, मैं इसको करता हूँ, लेट मी ड्राई इट द अदर वे अराउंड, ठीक है, उसको दोबारा से करने की कोशिश करते हैं। ओके वेट, लेट्स डू इट इन अ डिफरेंट मैनर, अब दूसरे तरीके से भी करने की कोशिश कर लेते हैं ताकि देख लें हमें चीज। अच्छा देखो, अप्रोच क्या है, अप्रोच ये है कि कोई बड़ा वॉल्यूम था, उसका फिर हमने कोई छोटा सा हिस्सा लिया, ठीक है, और फिर हम उसमें देखना चाह रहे हैं कि क्या कहानी हुई, ठीक है। अच्छा, ना लेट्स डू इट इन द ऑपोजिट मैनर, बजाय इसके कि 5 सेंटीमीटर क्यूब वाले हिस्से पे करें, हम फिर बड़े वाले हिस्से पे करने की कोशिश करते हैं उस पे कहानी। अच्छा, व्हाट वी कैन डू, हम ये कर सकते हैं कि भाई हमें पता है ए इक्वल्स टू ए नॉट ई माइनस लैम्डा टी, ठीक है, ये तो हमें पता है।
ए क्या है? ए, वी नो दैट ए, कि जब 5 सेंटीमीटर का सैंपल लिया था तो उसमें एक्टिविटी आई थी 1.2 बिक्वेरल, तो 1.2 बिक्वेरल लिया थी। ए नॉट क्या था उसका वो हमें नहीं पता, बिकॉज ये ए नॉट पूरे का था, 5 सेंटीमीटर वाले का हमें नहीं पता, सो वी डोंट नो उसका क्या था। अच्छा, ई माइनस लैम्डा टी, ठीक है जी, माइनस लैम्डा टी ऐसा करते हैं, ये हमें हाफ लाइफ दी हुई है, तो मेरे हिसाब से इधर ही कोई 15 इक्वल्स टू एल एन टू अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इधर आ गया था एल एन टू अपॉन 15, तो ये हो गया माइनस एल एन टू। हाँ, आई थिंक आई वॉजंट टेकिंग द माइनस साइन उधर, मेरे हिसाब से मैं माइनस साइन लेके भूल गया था, तो उसकी वजह से वो गलती हो रही थी और वो दिखी नहीं मुझे फिर। अच्छा, तो ये हमने ये कर लिया और इधर से हम ए नॉट निकाल लेते हैं, ठीक है, लेट्स वर्क आउट दिस ए नॉट। 1.2 डिवाइडेड बाय E minus ln2 upon 15 into 36. So we are getting this A naught as 6.33363. अब ये A naught क्या है? सबसे पहले तो इस बात को समझो, ये 36 घंटे गुजरने से पहले की एक्टिविटी है, जब आपने इसको पूरे सैंपल में डाला था, और सब तब हम अगर 5 सेमी क्यूब का हिस्सा लेते, ये तब का है। मतलब ये जो आया है, ये अभी ये आया है कि अगर वो 5 सेमी क्यूब का हिस्सा हम पहले ही अलग कर देते 36 घंटे पहले, तो इसकी एक्टिविटी ए नॉट ही आती, हमने ये निकाल लिया। दिस इज द एक्टिविटी ए नॉट ऑफ द सैंपल बिफोर डूइंग एनीथिंग, ठीक है जी। तो और फिर उसके बाद ये 36 घंटे के दौरान 1.2 भी कर लोगे, ये इस तरह से डिके करके इधर तक आ गया था 36 घंटों में, ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर। उधर उस वाली कैलकुलेशन में माइनस एल एन टू अपॉन 15 है ना, माइनस का साइन है ना, मैं लिखना मैं भूल गया था मोस्ट प्रॉब्ली, तो वो मुझे याद है कि उससे आंसर मैंने माइनस जब भी डाला कैलकुलेटर में नहीं डाला। सही है, यहां तक क्लियर। हम यहां तक अभी बात, अभी वॉल्यूम तक पहुंचा ही नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखो, ये क्या है? ये 5 सेंटीमीटर क्यूब की ए नॉट है। ये क्या है? ये 5 सेंटीमीटर क्यूब की ए नॉट है ना। जो टोटल वॉल्यूम था उसकी ए नॉट क्या थी? उसकी ए नॉट ये थी। वो टोटल वॉल्यूम क्या था, इस तरह से निकाल लेते, ठीक है। आई नो 5 सेंटीमीटर क्यूब की ए नॉट क्या थी, यानी ऑब्वियसली ये 5 सेंटीमीटर उसमें से ही निकले ना, मुझे पता है इसकी क्या थी पहले से। ये अब मुझे निकालना है कि पूरे की तो इतनी थी, तो अब उसका वॉल्यूम क्या होगा। सो आई एम जस्ट यूजिंग जस्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। अगर 6.336363 5 सेंटीमीटर वाले की थी, तो टोटल जो था एक्स, उसकी क्या थी, ठीक है जी। सो लेट्स नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड 3.8 and 4 2999. So this should be, I believe, 3.01234, बिल्कुल सही है। सो 3.0 इंटू 10 पावर 4, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हुआ। वो पहला वाला वर्किंग भी सही थी, और जो बस मसला ये हुआ कि माइनस एल एन टू अपॉन 15 लेना है, माइनस का साइन रह गया, उसकी वजह से वो 8 मिलियन कुछ आ रहा था वो आंसर, पता नहीं क्या उल्टा सीधा, ठीक है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, इसको फाइनल करते हैं हम। Not doing the first two questions. Some water becomes contaminated with iodine 131. The activity of iodine 131 in 1 kg of water is 560 becquerels. Determine the number of iodine 131 atoms in 1 kg of water. ये कैसे करेंगे? आगे ऊपर तो कोई, अच्छा आगे इंफॉर्मेशन दी है, सॉरी ऊपर की इंफॉर्मेशन चाहिए। आयोडीन 131 इज रेडिएटिव ऑक्साइड विद अ डिके कांस्टेंट ऑफ दिस मच, इसका डिके कांस्टेंट दिया हुआ है ये, ठीक है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि कुछ पानी जो है वो कंटेमिनेट आता है आयोडीन 131 से, वो कह रहे हैं 1 kg ऑफ पानी में 560 बिक्वेरल दे रहा है ये एक्टिविटी, तो आपसे पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ आयोडीन 131 एटम्स इन 1 kg ऑफ वाटर। ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें लैम्डा, एक्टिविटी और हमें जो है वो एन मिल जाए, तो वी शैल बी यूजिंग ए इक्वल्स टू लैम्डा एन, ठीक है जी। मुझे पता है उसकी एक्टिविटी क्या है, मुझे पता है उसकी एक्टिविटी 560 इक्वल आ रही है। लैम्डा मुझे बताया हुआ है ऊपर, वो क्या बताया हुआ है, 9.9 इंटू 10 पावर -7, सो दैट इज 9.9 इंटू 10 पावर -7, और एन हम निकाल लेंगे। व्हाट इज एन वर्किंग आउट टू बी? इज इट 5.7 इंटू पावर 8? 5.7 इंटू 10 पावर 8 कोई चेक कर सकता है? जस्ट डेसिमल प्लेसेस गिन लो, आंसर तो वही आया, 5.7 इंटू 8 आ रहा है। यस, अच्छा।
Regulations require that the activity of iodine 131 in 1 kg of water is to be less than 170 becquerel. कहते हैं भाई 560 becquerel बहुत ज्यादा है, 170 becquerel लेके आओ किसी भी तरीके से. Calculate the time in days for the activity of the contaminated water in B to be reduced to 170 becquerel. कैसे करें हम इसको? वो डेज किस तरह से आएंगे, जो ये इनिशियल से ये फिर 170 बन जाए. डिके इक्वेशन, एंड वी शैल बी यूजिंग द एक्टिविटी वाली डिके इक्वेशन, क्योंकि मुझे फाइनल एक्टिविटी दी हुई है, मुझे इनिशियल एक्टिविटी दी हुई थी. इनिशियल एक्टिविटी फाइनल एक्टिविटी डालेंगे, ई माइनस लैम्डा टी हम निकाल देंगे सारी चीजें. ठीक है जी. सो फाइनल एक्टिविटी क्या दी हुई है, 170 दी हुई है. इनिशियल एक्टिविटी क्या दी हुई है, इनिशियल एक्टिविटी 560 दी हुई है. ई माइनस लैम्डा क्या है, लैम्डा जो है वो है 9.9 इंटू पावर -7. सो -9.9 इंटू 10⁻⁻7, और हम इधर से ये टाइम निकाल लेंगे. बात अब क्या रहे ध्यान में, क्योंकि ये पर सेकंड जो उसमें डाला है, तो जो भी सेकंड में आएगा आंसर. ठीक है, ये भी सेकंड में आएगा आंसर, सेकंड में आएगा, फिर हम इसको डेज में कर लेंगे इवेंचुअली. ठीक है जी. सो लेट्स डू दैट. तो 170 को 560 से डिवाइड करते हैं, और फिर ln ले लेते हैं बोथ साइड्स का. ठीक है जी. ये तो इसको खत्म कर देगा. उधर जो है वो क्या होगा, इधर t आ जाएगा, फिर हमारे पास ln 170 अपॉन 560 अपॉन -9.9 इंटू 10⁻⁻7. t क्या आएगा फिर हमारे पास, ठीक है सेकेंड है ना. सेकेंड्स को डेज में कर लेते हैं. कैसे करते हैं, 1.2 इंटू 10⁻6 सेकेंड्स. सेकेंड्स को मिनट्स में करने के लिए 60 से डिवाइड करो, देन मिनट्स को आवर्स में करने के लिए दोबारा 60 से डिवाइड करो, और फिर आवर्स को डेज में करने के लिए 24 आवर्स से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास इवेंचुअली डेज आ जाए. तो ये क्या आ रहा है आंसर, 13.9 डेज. 13.9 डेज. हम इसको किस तरह से लिख लेते हैं, हमें टू सिग्निफिकेंट डिग्री 175 की 14 दिन हो गए. ये 14 दिन लगेंगे कि हमारा जो है ये इतना डिके कर जाए. ठीक है. मैं बस एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो ग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी कुछ बातें देख लो. ठीक है, फिर आई बिलीव कि हमारा इतना हो चुका होगा कि वी डोंट नीड टू बी डूइंग एनीथिंग. लेट्स डू दिस. अच्छा, द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द नंबर n ऑफ अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियाई इन अ सैंपल इफेक्ट ऑफ सिरोप इज गिवन इन शोन इन फिगर 12. मैंने जैसा आपको दिखाया था n अगेंस्ट t का ग्राफ इसी तरीके से होगा. एक चीज इधर मेरे ख्याल से कट ऑफ हो गई है, ये t कौन से टाइम में है, t आवर्स में. ठीक है, ये t घंटों में और ये इस तरह से बन. यूज द ग्रेन ऑफ द लाइन टू डिटरमाइन द एक्टिविटी इन बिक्वेल ऑफ द सैंपल एट टाइम t इक्वल्स टू 4 आवर्स, शो योर वर्किंग. अब ये ना भी बोलते ग्रेन ऑफ द लाइन इस्तेमाल करो, आपको पता होना चाहिए ग्रेन ऑफ द लाइन होगा एक्टिविटी. ठीक है, हमने पढ़ा कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एक्टिविटी आ रहा है जब एन और टी के ग्राफ को देखते हैं. अच्छा, तो आप टेंजेंट कैसे बनाओगे, टेंजेंट ऐसे बनाओगे कि आपने 4 पे ये देख लिया, ये आ रहा है 4 पे. ठीक है, आपने टेंजेंट अपनी खींच दी. कैसे खींची, आपने खींची ऐसे. ठीक है, ये टेंजेंट वेरी वेरी पिक्यूलियर टेंजेंट. स्नैप उधर ही कर रही है. आई एम गोइंग टू जस्ट मेक दिस एज द टेंजेंट. ये हमारी टेंजेंट है. आपने इधर से क्या किया, आपने इधर से ये वैल्यू रीड ऑफ कर ली, आपने इधर से फॉर एग्जांपल ये वैल्यू रीड ऑफ कर ली, ग्रेडियंट निकाल दिया, आपके पास आंसर आ जाएगा. वो क्या आ रहा है, आई एम गोइंग टू जस्ट कॉपी डाउन दिस आंसर. विंटर 184112, विंटर 184112, पता नहीं क्या आ रहा है, 1.3 इंटू 10⁻6 ये आ रहा है. 1.3 इंटू 10⁻6 कैसे निकाला, ग्रेडियंट से. ठीक है जी. अच्छा, फिर बोलते हैं यूज योर आंसर इन दिस टू शो दैट द डिके कांस्टेंट ऑफ द आइसोटोप इज अप्रोक्सीमेटली दिस मच. ठीक है जी, वो बोल रहे हैं कि डिके कांस्टेंट दिखा दो. एक्टिविटी आपको पता है, ये वाला आंसर इस्तेमाल करते हुए आप डिके कांस्टेंट निकाल दो. तो डिके कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, यूजिंग एक्टिविटी a equals to lambda n. Very good. So a equals to lambda n. अब ध्यान में क्या रहा है, ध्यान में ये रहे कि जब आप ये a ले रहे हैं, ये a कहां पे आया है, ये a आया है 4 घंटों वाला a. तो 4 घंटों वाला a पे आप 4 घंटों वाला n उठाओगे.
ठीक है जी, लेट से वो 3 आ रहा है, जो भी आ रहा है, वट जो भी इधर आ रहा है, ठीक है जी, वो उठाओगे, ये 3 जो भी आ रहा है, ये एन 4 घंटे, और एक्टिविटी 4 घंटों वाली उठा के डालोगे तो लैम्डा आ जाएगा जो भी आना होगा। ठीक है जी, लैम्डा आपके पास आ जाएगा, इस केस में हमारे पास आ रहा है 4.3 इंटू 10⁻⁵। एनी प्रॉब्लम स्टिल ओवर हियर, यहां तक बात क्लियर? A sample of a different radioactive isotope has an initial activity of this much. The sample must be stored safely until its activity is reduced to this much. The decay constant of the isotope is this much. The decay products are not radioactive. Calculate the minimum time in days for which the sample must be stored. कैसे करेंगे? एक्टिविटी डिके इक्वेशन, ये आ गई इनिशियल, ये आ गई फाइनल, ये आ गया डिके कांस्टेंट। टाइम निकाल लोगे, क्या होगा? टाइम आएगा किस चीज में? टाइम आएगा सेकंड्स में, क्योंकि यहाँ पर सेकंड में, सेकंड के बाद कन्वर्ट कर लोगे। ठीक, कर लोगे अब?